Hey, hi. Hope so all are good. So, we are going to start with our third chapter, that is process management. As in now, all of you are familiar with the word process. As I have said it number of times that process is program in execution. So, this chapter will provide you with the brief of how operating system manages overall process in the system smoothly. So, let's begin with the new chapter. Process states. प्रोसेस स्टेट्स इज़ अ मॉडल जो यूज़र को समझाने के लिए बनाया गया है कि जब हम एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं लैपटॉप में, पीसी में, मोबाइल में, तो स्टार्ट से एंड के बीच में वो कौन कौन से स्टेट में से पास होता है और कैसे अपना स्टेटस चेंज करता है. सो ये मॉडल बताता है इन शॉर्ट कि प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है. न्यू स्टेट, जैसे कि आप लोग यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, न्यू स्टेट मतलब जब हमने प्रोसेस को क्रिएट किया. अब प्रोसेस को क्रिएट करने का मतलब है, सपोज सी लैंग्वेज में मैंने एक प्रोग्राम लिखा. अब प्रोग्राम को लिखने के बाद मैंने स्टोर कर दिया. अभी मैंने रन नहीं किया है, मतलब वो जो प्रोग्राम मैंने स्टोर किया है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, वो स्टेबल स्टेट में है, तो उसको बोलते हैं न्यू स्टेट. मतलब जब हम प्रोग्राम को रन नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम मतलब प्रोसेस ही, प्रोसेस को रन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रिएट करके रख दिया और उसको हम लोग ने क्रिएट करके सेकेंडरी मेमोरी में रख दिया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यू स्टेट ऑफ द प्रोसेस. क्रिएट करते ही हमने क्या किया कि प्रोसेस को पोक कर दिया, तो वो आ गया रेडी स्टेट में. इसका दूसरा मतलब ये भी है कि वो अब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ गया, मतलब रैम के अंदर आ गया. अभी सेकेंडरी मेमोरी में ना क्या होता है, n नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, उसमें से कुछ ही प्रोसेस हम लोग रैम के अंदर लेके आते हैं, और जब वो प्रोसेस हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करते हैं, तब वो प्रोसेस का स्टेटस चेंज होता है फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट, जैसे कि आप लोग इन्हें यहाँ पे देखा. अब रेडी स्टेट में जो प्रोसेस आए हुए हैं, हमने उनमें से कुछ प्रोसेस को डिस्पैच कर दिया और वो डिस्पैच करके जाएंगे रनिंग स्टेट में. रनिंग स्टेट में प्रोसेस जब जाता है, मतलब उस प्रोसेस को अब सीपीयू एलोकेट हो चुका है. रनिंग स्टेट का मतलब ये भी है कि हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सीपीयू प्रोवाइड कर रहे हैं कि बाबा अब तू एग्जीक्यूट हो जा. रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस जाता है तो वो रैम में ही होता है, सिर्फ उसका स्टेटस चेंज हो जाता है. मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो दो स्टेट आप देख रहे हो, रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस होता है तब वो प्राइमरी मेमोरी में होता है. न्यू स्टेट में जब प्रोसेस होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है. रनिंग स्टेट में अगर यूनी प्रोसेसर है तो एक ही प्रोसेस रन होगा, और अगर मल्टी प्रोसेसर है तो एक से ज़्यादा प्रोसेस पैरेलली रन होंगे. फ़िलहाल हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अपने पास यूनी प्रोसेसर है, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन होगा. सीपीयू को क्या करना है, उसने वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए लिया है, और वो प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करने के लिए लेता है तो उस प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं एक प्रोसेस में. तो वो एक प्रोसेस में जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेगा. एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन पूरे जब एक प्रोसेस के एग्जीक्यूट होते हैं तब वो प्रोसेस हो जाता है टर्मिनेट. मतलब यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे रनिंग स्टेट से उसका स्टेटस चेंज होता है टर्मिनेटेड. कब चेंज होगा, जब वो प्रोसेस जो रन हो रहा है उसके सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तब. टर्मिनेट का एक और मतलब है कि डी एलोकेशन. डी एलोकेशन मतलब
हम लोग ने प्रोसेस को जब प्राइमरी मेमोरी में लेके आए तो उसको रैम में जगह दी। अभी रैम में जगह देने के बाद वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए चला गया। एग्जीक्यूशन होने के बाद मतलब टर्मिनेट होने के बाद जो वो प्रोसेस ने जगह ली है उसको खाली किया जाएगा। उसने जो रिसोर्सेस लिए हैं अब उससे वो रिसोर्सेस फिर से वापस लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रैम का साइज़ लिमिटेड है, इसलिए ये डीएलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है वेटिंग स्टेट। ये प्रोसेस वेट स्टेट में कैसे जाता है उसका एक सिनेरियो है। जब हमने वो प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में डाला था तब वो चला जा रहा था, मतलब चलता जा रहा था, रनिंग उसका हो रहा था। लेकिन उतने में एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया। तो जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आने के बाद देखो यहाँ पे इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट आना मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ पे आ गया। तो ऐसे मामले में सीपीयू क्या करेगा, जो प्रोसेस रन हो रहा है ना उसको वो वेटिंग स्टेट में डालेगा। वेटिंग स्टेट में डालने के बाद वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम देख के आपको ये मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आएगा। अभी वेटिंग स्टेट में डालने के बाद वो जो प्रोसेस रन हो रहा है वो वेटिंग स्टेट में रहेगा। अभी रन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो रहा है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होता है तो ये वेटिंग स्टेट का प्रोसेस फिर से जाएगा रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट में से फिर से वो जाएगा रनिंग स्टेट में। तो ऐसे सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पे पहले हाई प्रायोरिटी पे फोकस करेगा और फिर जो प्रोसेस जो उसने सस्पेंड किया है, जो उसने वेटिंग स्टेट में डाला है, वो फिर से वो वेटिंग स्टेट का प्रोसेस जाएगा रेडी स्टेट में और रेडी स्टेट से जाएगा फिर रनिंग स्टेट में। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं प्रोसेस के, जैसे कि आप लोग ने यहाँ देखे हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेटिंग। इन शॉर्ट न्यू मतलब क्या है, न्यू में जो प्रोसेस क्रिएट होता है वो न्यू स्टेट में रहता है, और न्यू स्टेट में जो प्रोसेस रहते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं। फिर न्यू प्रोसेस आता है, न्यू में से कुछ प्रोसेस आते हैं रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में आने के बाद कुछ प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस जाता है रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होने के बाद वो जाता है टर्मिनेटेड स्टेट में। लेकिन अगर प्रोसेस रन हो रहा है उस टाइम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया तो वो रनिंग स्टेट में का जो प्रोसेस जाएगा वेटिंग स्टेट में। और वेटिंग स्टेट में मतलब जैसे ही सीपीयू का एलोकेशन ख़त्म हो चुका है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए, उसके बाद जो वेटिंग स्टेट में जो प्रोसेस रखा है वो फिर से जाएगा रेडी स्टेट में, और रेडी स्टेट में से वो जाएगा फिर से रनिंग स्टेट में। समझ में आ रही है बात? ऐसे करके सारे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेशन मिलेगा। तो ये प्रोसेस स्टेटस बताता है प्रोसेस का कि कब कैसे प्रोसेस क्रिएट होता है, कब रेडी स्टेट में जाता है, कब टर्मिनेट होता है, कब वेटिंग स्टेट में जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको पीसीबी भी बोला जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस क्रिएट करता है, सो फॉर दैट इट मेंटेन्स द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट प्रोसेस and it is called as process control block, that is PCB. PCB is identified by an PID, that is process identification. जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को रन करने से रोकता है तो उसका स्टेटस PCB में स्टोर करता है, और जब प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इट अलोकेट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक फॉर इट। सो अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है पीसीबी में। एज यू कैन सी इन दिस ब्लॉक, पहला जो सेक्शन है वो है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन हियर ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय यूज़र आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपके क्लासरूम में हर एक स्टूडेंट को यूनिक रोल नंबर दिए जाते हैं, वैसे हर एक प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। सेकेंड सेक्शन इज प्रायोरिटी नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को प्रायोरिटी नंबर देता है।
और प्रायोरिटी के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। मतलब जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको रिसोर्सेज पहले मिलेंगे, जिसको कम प्रायोरिटी रहेगी उसको रिसोर्सेज लास्ट में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस करंट प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि एक प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस मतलब जब एक प्रोसेस लिया, एग्जांपल लिया प्रोसेस ए, और प्रोसेस ए में 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जब इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है तो प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करता है इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस ए का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूशन के लिए जाना चाहिए। तो प्रोग्राम काउंटर का ये काम होता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है मेमोरी एलोकेशन। इट कंटेन्स वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर एंड पेज टेबल डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है और अलग अलग रजिस्टर्स रहते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग भी यूज़ करता है, तो ऐसे मामले में ये मेमोरी एलोकेशन जो सेक्शन है वो बताएगा कि कौन प्रोसेस या फिर प्रोग्राम को कौन सा रजिस्टर एलोकेट किया गया है, पेज टेबल में कौन सा एड्रेस दिया गया है। तो ये सारा जो पेज टेबल है, लिमिट रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है प्रोसेस का ट्रैक रखने के लिए। फिर है आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये रहता है कि कौन सा फाइल ओपन है, फिर कितने लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो प्रोसेस को अलोकेट किए गए हैं। मतलब इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन बताएगा कि जो प्रोसेस जो रन हो रहा है वो कौन से फाइल को एक्सेस कर रहा है और उसको कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एलोकेट किया गया है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल ये जो सेक्शन है ना, वो प्रोसेस कितने नंबर ऑफ फाइल यूज़ कर रहा है ऑपरेशन के लिए, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक भी रखता है कि कितना फाइल ओपन किया है उस प्रोसेस ने। मतलब इन शॉर्ट ये ट्रैक रखेगा कि कितने नंबर ऑफ फाइल करंटली आर ओपन बाय द प्रोसेस विच इज़ एग्जीक्यूटिंग। मतलब जिसको सीपीयू एलोकेट किया गया है जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए, वो प्रोसेस एक टाइम पे कितने फाइल ओपन करके बैठा है वो। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गिव्स अकाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय द रिसोर्सेज एंड द अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम यूज्ड। मतलब ये दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि कौन से रिसोर्सेस वो प्रोसेस यूज़ कर रहा है और सीपीयू को कितने टाइम के लिए यूज़ कर चुका है वो प्रोसेस। तो ये आपको ये सेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ये सेक्शन बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के समय यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट लास्ट का सेक्शन है वो है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट बताएगा कि कौन से स्टेट में वो प्रोसेस है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये सेक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो हम लोग ने स्टेट्स देखे अभी प्रीवियस स्लाइड में, न्यू स्टेट में है प्रोसेस, या फिर रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, टर्मिनेटेड है, या फिर वेटिंग स्टेट में। तो ये स्टेट का प्रोसेस स्टेट का स्टेटस आपको इन शॉर्ट बताएगा। तो ये हुआ आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग यहाँ देख सकते हो वो है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है एंड इट एक्ट्स एज अ प्रोसेस मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि ये हैंडल करेगा कि जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में जा रहा है, जिसको सीपीयू एलोकेट किया गया है, वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो रेडी क्यू में से है उसको कौन सा प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को देना है नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग का काम करेगा
ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ प्रोसेस मैनेजर, और इसको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन एट अ टाइम। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ऑल PCBs इन प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एक्टिविटी जो कर रहा है ना, उसके लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट क्यूज़ मेंटेन करता है। पहला है जॉब क्यू। जॉब क्यू जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, दिस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। ये जो जॉब क्यू है, जब भी प्रोसेस क्रिएट होते हैं वो इस जॉब क्यू में स्टोर किए जाते हैं। मतलब जैसे कि प्रोसेस को क्रिएट करा जाता है वैसे वो जॉब क्यू में स्टोर होता है। नेक्स्ट जैसे कि आप लोग यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हो, वो है रेडी क्यू। दिस क्यू कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। अ न्यू प्रोसेस इज ऑलवेज पुट इन दिस क्यू। ये जो रेडी क्यू है, इस क्यू में वो प्रोसेस रहते हैं जो मेन मेमोरी में लोडेड हैं, जो रेडी स्टेट में हैं और एग्जीक्यूशन के लिए रुके हैं। नेक्स्ट क्यू है डिवाइस क्यू। ये देखो पॉइंटर, द प्रोसेस विच आर ब्लॉक ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ IO डिवाइस कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यू। तो बेसिकली डिवाइस क्यू यहाँ पे वो प्रोसेस होते हैं जो ब्लॉक हुए हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ IO डिवाइस। OS तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऐसे जो प्रोसेस ब्लॉक्ड है, ब्लॉक क्यों है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके वजह से जो प्रोसेस क्या होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है मतलब वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। क्यों वेटिंग स्टेट में चला जाता है, क्योंकि वो डिवाइस के लिए वेट कर रहा है। तो ऐसे जो प्रोसेस डिवाइस के लिए वेट कर रहे हैं उनको डिवाइस क्यू, उनको जो क्यू में रखा जाता है उसको डिवाइस क्यू बोलते हैं। तो इन शॉर्ट प्रोसेस शेड्यूलिंग का एक्टिविटी है प्रोसेस को शेड्यूल करो, और उसका जो शेड्यूलिंग एक्टिविटी को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए बेसिकली ये 3 क्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। Operating system has scheduler which determines how process movement takes place in this queue. There are 3 types of scheduler as you can see in this slide. पहला है short term scheduler. Short term scheduler makes the decision of which process to execute next. नेक्स्ट पॉइंटर देखो, फिर है मीडियम टर्म शेड्यूलर. मीडियम टर्म शेड्यूलर इज इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग स्वैप आउट प्रोसेस. फिर तीसरा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. इट डिटरमाइंस विच प्रोग्राम आर एडमिटेड टू सिस्टम प्रोसेसिंग. सो ये आपको अच्छे से समझने के लिए आई एम जूमिंग आउट दिस डायग्राम. जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम. ओके, फर्स्ट एज आई हैव सेड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को CPU शेड्यूलर भी बोला जाता है. इसका काम है वो प्रोसेस को रेडी क्यू में से CPU को देता है एग्जीक्यूट करने के लिए. मतलब ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जो प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं वो रेडी क्यू में से प्रोसेस को लेके आएगा CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दूसरा ये भी डिसीजन लेता है कि ये जो रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस है उनमें से कौन से प्रोसेस को सिलेक्ट करना है फॉर एग्जीक्यूशन. मतलब डिसीजन मेकिंग जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी होता है. तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर 2 काम करेगा. एक तो रेडी क्यू में के जो प्रोसेस है उनको CPU एलोकेट करेगा, और दूसरा ये भी काम करेगा कि कौन से जो प्रोसेस रेडी क्यू में है उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी कौन से प्रोसेस को बाहर लाना है CPU को एग्जीक्यूशन के लिए. तो ये इम्पॉर्टेंट 2 काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है. फिर है मीडियम टर्म शेड्यूलर. मीडियम टर्म शेड्यूलर एज यू कैन सी हियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग स्वैप आउट प्रोसेसेस. अभी ये क्या करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, इट रिमूव्स प्रोसेसेस फ्रॉम द मेमोरी दैट हैज़ फिनिश्ड देयर एग्जीक्यूशन.
इट ऑल्सो मूव्स प्रोसेस दैट आर वेटिंग इन सस्पेंडेड क्यू, जिसको डिवाइस क्यू भी बोला जाता है, उनको वो फिर से रेडी क्यू में लेके आता है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग कि ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो क्या करेगा कि ये जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन होने के बाद वो प्रोसेस को वो मेमोरी में से निकाल देगा। क्यों निकालना ज़रूरी है? क्योंकि अपने पास प्राइमरी मेमोरी है वो लिमिटेड है। तो ये जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो स्वैपिंग आउट करेगा, मेमोरी खाली करने का काम करेगा। और दूसरा, ये जो सस्पेंडेड क्यू में जो प्रोसेस ब्लॉक्ड है, मतलब ये सस्पेंडेड क्यू मतलब डिवाइस क्यू, ये ब्लॉक क्यू है क्योंकि इनको डिवाइस नहीं मिले, आईओ डिवाइस नहीं मिला। तो ऐसे मामले में ये मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा कि जब वो डिवाइस अवेलेबल होते हैं तब ये जो क्यू में प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है उनको फिर से रेडी क्यू में लेके आएगा। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर ये दो इम्पॉर्टेंट काम करेगा। फिर है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है कि ये जो n नंबर ऑफ प्रोसेस बैच क्यू में है, बैच क्यू मतलब जॉब क्यू, ये n नंबर ऑफ प्रोसेस जो बैच क्यू में है उनको क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट करने का काम करेगा। मेमोरी एलोकेट कब होता है? जब ये बैच क्यू के प्रोसेस रेडी क्यू में आएंगे, मतलब ये जो सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस है उनको मेन मेमोरी में लाने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करेगा, ताकि प्रोसेस को सीपीयू मिल सके। इन शॉर्ट, ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। मतलब अपने पास बैच क्यू में n नंबर ऑफ प्रोसेस है, वो n नंबर ऑफ प्रोसेस में से किसी गिने चुने प्रोसेस को रेडी क्यू में लाने का काम करता है। फिर है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है आईपीसी, और इसके जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को जो भी कनेक्ट किए गए हैं वो इसके मॉडल्स हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे पहले देख सकते हो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ मैकेनिज्म वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज वेरियस प्रोसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब अगर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ बातचीत करनी है तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मॉडल हम लोग देखने वाले हैं वो है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी इज़ द मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली। मतलब बहुत प्रोसेस एक टाइम पे वो कॉमन मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब सब प्रोसेस एक ही मेमोरी को यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है दे आर नॉट राइटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। अगर दोनों प्रोसेस एक ही मेमोरी लोकेशन पे लिखने का काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसका शेयर्ड मेमोरी मॉडल का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर है मैप्ड मेमोरी। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ एड्रेस स्पेस दैट प्रोसेस यूजेस टू एक्सेस फाइल कंटेंट्स। जब दो प्रोसेस को सेम फाइल यूज करना है तो ये कंसेप्ट से होता है। जब एक प्रोसेस कुछ लिखता है उस फाइल में तो वो दूसरा प्रोसेस देख पाता है, इसलिए मैप्ड मेमोरी उस यूज़ किया जाता है जब दो प्रोसेस के इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। मतलब अगर दो प्रोसेस को एक ही फाइल यूज़ करना है तो क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि ओवरराइटिंग होता है, लेकिन मैप्ड मेमोरी में वो जो फाइल का जो पोर्शन है वो एक प्रोसेस को दिया गया है और वही फाइल का दूसरा पोर्शन दूसरे प्रोसेस को दिया गया है। तो भले वो फाइल एक है लेकिन उसके जो एड्रेस स्पेस हर एक प्रोसेस को दिए गए हैं वो अलग अलग है। इसके वजह से मेमोरी इंटरफेरेंस नहीं होगा मैप्ड मेमोरी मॉडल के वजह से। फिर है फीफो। अभी ये जो पाइप आप देख रहे हो, पाइप्स एंड फीफो आर समवॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो पाइप है इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। डेटा इज़ रिटर्न टू अ पाइप बाय वन प्रोसेस कैन बी रीड बाय अनदर प्रोसेस। मतलब जैसे एक पाइप है जहाँ पे डेटा लिखा जाता है और वो डेटा दो प्रोसेस यूज कर सकते हैं। यर जो डेटा हैंडल होगा वो फीफो मैनर से हैंडल होगा क्योंकि पाइप है, पाइप में दोनों एंड ओपन है।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ये डेटा एक्सेस होगा, मतलब जो प्रोसेस पहले अंदर जाएगा वो ही पहले बाहर आएगा, एज इट इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो ये जो पाइप और फीफो का कंसेप्ट है, ये जो मॉडल है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाइप। तो ये जो डेटा एक्सेस करने को जब प्रोसेस जाता है तो जो प्रोसेस पहले अंदर जाएगा वही पहले बाहर आएगा। फिर है मैसेज पासिंग मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल जो है वो मल्टीपल प्रोसेस को अलाउ करता है टू रीड एंड राइट डेटा टू द मैसेज क्यू विदाउट कनेक्टिंग टू ईच अदर। मतलब ये क्या करता है कि जो प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस है वो डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, भले वो प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, फिर भी ये मैसेज पासिंग मॉडल वो फैसिलिटी अवेलेबल करके देता है। इट इज़ यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट वेयर कम्युनिकेटिंग प्रोसेस रिसाइड ऑन रिमोट मशीन कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कनेक्ट होना, अगर वो रिमोट मशीन को भी कनेक्टेड है तो भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एग्जांपल, लैब 1 में एक पीसी है, लैब 2 में दूसरा पीसी है, तो लैब 2 का जो प्रोसेस है वो लैब 1 का जो प्रोसेस है उसके साथ बात करेगा विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग मॉडल। फिर लास्ट है सॉकेट्स। सॉकेट्स जो होते हैं वो मोस्टली क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, अगर क्लाइंट को प्रोसेस के जो क्लाइंट का प्रोसेस है उसको सर्वर के प्रोसेस के साथ बातचीत करनी है, तब सर्वर क्या करेगा, सॉकेट क्रिएट करेगा। अब वो जब सॉकेट क्रिएट करता है उसे वो अटैच करता है एक नेटवर्क पोर्ट एड्रेस के साथ। ये सॉकेट कब यूज़ होगा, जब क्लाइंट के प्रोसेस को सर्वर के प्रोसेस से बात करनी है, तभी ये सॉकेट मॉडल यूज होगा। और जब ये सॉकेट मॉडल यूज़ होता है तब सर्वर क्या करता है, जैसे कि मैंने बोला अभी कि वो ये करेगा कि वो अटैच करेगा अपना जो सॉकेट एड्रेस है वो नेटवर्क पोर्ट एड्रेस के साथ। फिर क्लाइंट क्या करेगा, वो सॉकेट क्रिएट करेगा और इट अटेम्प्ट्स टू गेट कनेक्टेड टू द सर्वर। जैसे ही क्लाइंट और सर्वर का सॉकेट एक दूसरे के साथ अटैच हो गया विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क पोर्ट एड्रेस, वैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और क्लाइंट और सर्वर ये सॉकेट मॉडल की वजह से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे मतलब क्लाइंट का प्रोसेस और सर्वर का प्रोसेस एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ये जो सारे मॉडल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So we will continue the next topic in next online session. Till then, be ready with your queries. First, go through this online session, and if you have any query, you can ask me on Google Meet session. Okay? Till then, take care and be safe.